मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। इस्माइल हानिया जो कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबरा थे, उनको चंद रोज़ कबल ईरान में शहीद कर दिया गया और ये एक इंतहाई अहम वाक़या था जिसने पूरी दुनिया में एक भूचाल सा पैदा किया। और ये जो इस्माइल हानिया साहब थे, ये ईरानी जो सदर हैं, कुछ अर्सा पहले जो इख्तियार हादसे में जिनकी डेथ हो गई थी, तो जो नए सदर थे उनके हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आए थे और इनको इसराइल ने हिट किया और इनकी डेथ हो गई। ये मामला क्या है? इस्माइल हानिया जो हैं उनकी शहादत दरअसल कैसे हुई, क्योंकि मुख्तलिफ मफरूज़े हैं। और दूसरी बात ये है कि इस मामले का बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये वाक़या कुछ दिन पहले का है, जैसा कि मैंने बताया कि ईरानी जो नए सदर हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी, उसमें शामिल होने के लिए इस्माइल हानिया जो हैं वो आए थे। और इसराइल के साथ फ़लस्तीन के या हमास के जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और कितने ही हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो इन हालात में इनका आना अहम था। तो इनको जो है जहाँ ये ठहरे हुए थे तो वहाँ इनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि ये ईरान के लिए इंतहाई ये जो वाक़या है शर्मिंदगी का बायस बन गया पूरी दुनिया में, या उसकी जो सिक्योरिटी है, जो पासदारान इनकलाब है, वो एक्सपोज हो गई उनकी सिक्योरिटी। उसकी वजह ये थी कि ये हर मुल्क में एक रेड जोन भी होता है, यानी कि दारुल हुकूमत होता है, उसके अंदर रेड जोन होता है। उसमें सदर, वज़ीर आज़म, जो आर्मी के आला अफसरान या जजेस होते हैं उनकी रिहाइश होती है। तो वो रेड जोन में चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। उसी रेड जोन के अंदर सफारत खाने भी बने होते हैं और उनको ख़ास यानी स्पेशल सिक्योरिटी का एरिया समझा जाता है। तो ये शाही मेहमान थे। उसमें हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म जो इसहाक डार साहब भी गए हुए थे और कई मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा और सरबराहान जो हैं वो आए हुए थे इस तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल होने के लिए। वो भी यकीनन उसी एरिया में थे। तो जिस आसानी से इनको हिट किया गया है, इनको शहीद किया गया है, उससे ये बात बावर हो गई कि ईरान एक तो अपने ही मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकता और दूसरा ये कि इसराइल अगर इनको शहीद कर सकता है तो फिर तो वो किसी भी ईरानी लीडर को शहीद कर सकता है। उसके लिए मसला नहीं है, चाहे वो ईरान का सदर है, चाहे वो रूहानी पेशवा हो, चाहे वो पासदारान इनकलाब के लीडर हों, चाहे मेहमान हो कोई, चाहे कुछ सफारत खाना हो। तो इससे ये एक खौफनाक बात जो है सूरत सामने आई है। अब ये मामला हुआ कैसे? क्योंकि इसराइल ने पहले तो तस्लीम ही नहीं किया था कि वो उसने जो है इनको शहीद किया है। अब जाके उसने ये तस्लीम किया है। ईरान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो पहले नहीं था कि ये शहादत कैसे हुई। पहले तो एक मफरूज़ा ये सामने आया कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल के ज़रिए उनको हिट किया गया। उन्होंने अपने बेटे से बात की व्हाट्सएप पे जब, तो व्हाट्सएप की कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है जो इसराइल के पास है, उससे उनको इनकी लोकेशन मालूम हुई जब इन्होंने बेटे से बात की। क्योंकि ईरानी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे के करीब ये हादसा हुआ, ये वाक़या पेश आया। उस कमरे में, जिस कमरे में ये इस्माइल हानिया ठहरे हुए थे, इनका सिक्योरिटी गार्ड भी था, तो दोनों ही शहीद हो गए मौके पर। तो ये मफरूज़ा सामने आया कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल मारा गया और उस व्हाट्सएप की बिना पर लोकेशन की बुनियाद पर, और एग्जैक्ट उसने हिट किया जाके इस्माइल हानिया को, क्यों, और वो शहीद हो गया। उनका जो गार्ड था वो भी शहीद हो गया। अच्छा, उसके बाद जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें उसने ये कहा कि इनफैक्ट ये एक मिसाइल नहीं मारा गया, बल्कि ये 1.5-2 माह कबल ही, क्योंकि ये अक्सर आके इसी जगह ठहरते थे इस्माइल हानिया, और ये जो बिल्डिंग थी ये डायरेक्ट पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में थी। तो इस्माइल हानिया जो थे वो क्योंकि यहीं अक्सर ठहरते थे, तो इसलिए पहले से ही ना 1.5-2 माह कबल ही इसराइल ने वहाँ किसी ज़रिए से वहाँ पे एक शॉर्ट बम जो है वो रख दिया था।
और अब जब ये वहाँ गए तो उन्होंने उसको टाइम बम के तौर पे रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उसको उड़ा दिया, उसको धमाका किया, जिसकी बना पर जो इस्माइल हानिया साहब हैं इनकी और उनके गार्ड की डेथ हो गई। अच्छा, अब ये दो मफरूज़े आ गए। अब ईरान ने जो है आज जो कहा है, पहली बार उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है कि ये कोई बम नहीं रखा गया था, बल्कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल के ज़रिए उन्होंने इनको शहीद किया है, इस्माइल हानिया को और उनके गार्ड को। अच्छा, अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है। मुझे जो लगता है, मुझे जो दूसरा मफरूज़ा है छोटा बम रखने वाला, मुझे वो ज़्यादा सही महसूस होता है। उसकी वजह ये है कि मिसाइल जो है पहले तो कोई त्यारा ईरान में इंटर हो, फिर वो तेहरान में आए, फिर वो उधर से उसको मिसाइल के ज़रिए हिट किया जाए बिल्डिंग को, और वो फिर मिसाइल जो मारने वाला त्यारा वो वापस भी चला जाए और ईरान को खबर भी ना हो, तो ये तो फिर ज़्यादा खौफनाक बात है। फिर तो कोई भी वो उनका त्यारा आके और वो हिट कर सकता है, या अगर व्हाट्सएप की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है तो फिर उसके ज़रिए जो वो किसी का भी डाटा ले सकते हैं और किसी को भी हिट कर सकते हैं। तो अगर इसको मान लिया जाए तो फिर तो ईरान के लिए ज़्यादा खौफजदा होने वाली बात है ईरान के लिए, क्योंकि फिर तो उनका कोई लीडर कोई महफूज है ही नहीं मेरी नज़र में। फिर तो बात ये है। इसलिए ये जो चीज़ है मुश्किल नज़र आती है कि अच्छा, शॉर्ट रेंज मिसाइल भी मारा गया होगा तो फिर या तो वो कोई त्यारा आया होगा इसराइल से, या ईरान के अंदर से किसी बिल्डिंग से फिर मारा गया होगा। तो बिल्डिंग जो है उसमें मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हो, कोई बंदा चलाने वाला भी मौजूद हो, और उसके ज़रिए मिसाइल चलाया जाए और वो फिर वो ट्रेस भी ना हो, तो ये सारी कहानी जो है ना, ये दुरुस्त मालूम मुझे नहीं होती। हाँ, दूसरी कहानी में वजन नज़र आता है। उसकी वजह ये है, एक तो उस होटल में जहाँ पे ये इस्माइल हानिया ठहरे हुए थे, दीगर रूम्स भी बहुत सारे थे, उनमें भी लोग ठहरे हुए थे, उनमें भी आधा जो अहदेदारान थे दूसरे मुल्कों के आए हुए थे। बल्कि इस्माइल हानिया के साथ वाले कमरे में फ़लस्तीन का एक लीडर और था, वो भी मौजूद था। लेकिन जो डेथ हुई है वो सिर्फ इस्माइल हानिया और इनके सिक्योरिटी जो गार्ड था उसकी हुई है, यानी कि और किसी की डेथ नहीं हुई। दूसरी बात यह कि मिसाइल अगर आगे लगता है ना, वो फिर चीरता हुआ जाता है वो बिल्डिंग, फिर वो ये नहीं है कि एक कमरे के अंदर जाके सिर्फ उसी बंदे को हिट करेगा और बाकी बिल्कुल साथ वाले कमरे के लोग जो है बड़े सुकून से होंगे, और ना वो बिल्डिंग गिरेगी और ना उनको कोई नुकसान होगा। तो ये नहीं है। हाँ, छोटे बम से ये यकीनन हो सकता है कि वो एक ख़ास जगह लगा दिया जाए, बेड के नीचे या कहीं पे लगाओ, और उसके ज़रिए वो फट गया और उसके ज़रिए जो है शहादत हुई हो। दूसरी इसकी रीज़न जो है, एक और वजह से ये भी नज़र आ सकती है कि ये काम करवाया जा सकता है। देखें, इस लेवल का जहाँ हाई लेवल का टारगेट हो ना, तो वहाँ पर जो है 50 करोड़ या 1 अरब या 1.5 अरब देना कोई इशू नहीं होता हुकूमतों के लिए। तो ये वो रकम है जिसके लिए कोई भी शख्स जो है वो मेरे नज़र में, हर शख्स तो नहीं, लेकिन जहाँ इतने सारे पासदारान इनकलाब में अफराद होंगे, इतने सारे सोल्जर्स होंगे, वहाँ एक दो को जो है अगर हायर कर लिया जाए तो मेरे नज़र में इतनी मुश्किल बात नहीं है। और ईरान ने गिरफ्तारियाँ भी की हैं पासदारान इनकलाब के ही कुछ लोगों की, इसी की तफ्तीश के सिलसिले में। तो इतने, मैं ये नहीं कहता कि इसमें ईरान मुलव्वस होगा या पासदारान इनकलाब मुलव्वस होगी, लेकिन उनके किसी बंदे से, ज़ाहिर है सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उन्हें तो वहीं होना है, उनको तो अख्तियार होता है रूम में जाने का, उनके ज़रिए ये काम करवाया जा सकता है कि कोई बम वगैरह रख दिया गया हो और उसको रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए जो है फिर जो इन पर अटैक किया गया हो। लेकिन इसराइल ने अभी तक जो इसको तस्लीम तो कर लिया है कि उन्होंने शहीद किया है, लेकिन उन्होंने कैसे किया ये अभी तक सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। अब एक और सवाल है, असल में मुसलमान मुल्क जिस तनज़री का शिकार है ना, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो यह है कि पिछली सदी के दौरान मुसलमान मुल्कों ने जो साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो नहीं दी, उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। ईरान कई गुना बड़ा मुल्क है इसराइल से, ठीक है, उसकी फ़ौज भी उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो इसराइल से बहुत पीछे। एक तो ईरान में पाबंदियाँ लगी रहीं, दूसरा ख़ास तौर पे जो एयर फोर्स है ईरान की और इसराइल की, उसमें बड़ा फ़र्क है। ईरान की टेक्नोलॉजी बहुत जदीद, उसकी इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जदीद तरीन है, क्योंकि उसको अमेरिका और यूरोप के दीगर ममालिक की हिमायत हासिल है। अच्छा, फिर एक तो वजह ये हो गई, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, अगर वो पहला मफरूज़ा मान लिया जाए कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और व्हाट्सएप से जो कॉल उन्होंने की बेटे को, वहीं से उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और लोकेशन पर ही जो है मिसाइल मारा गया,
व्हाट्सएप जो है एक मेटा कंपनी जो है ये अमेरिका की कंपनी है, उसमें उसके अंदर व्हाट्सएप भी आते हैं, उसके अंदर फेसबुक भी आते हैं। ये वो कंपनियां हैं कि इसका एक जो व्हाट्सएप का जो आमदन है साल की, या जो दूसरी है फेसबुक है उसकी जो साल की आमदन है, वो हमारे जो मुल्क हैं उनके सालाना बजट से भी ज़्यादा इनकम है उनकी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। और अच्छा, दूसरी फिर अहम बात ये है कि आप ये देखें कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो कि अरबों रुपए कमाती हैं, अरबों डॉलर कमाती हैं सालाना, उसमें आप ये देख लें कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसमें अमेज़न है, या दीगर कंपनियां भी, गूगल है, या और दीगर कंपनियां हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं अमेरिका की हैं या यूरोप की हैं, ठीक है। किसी मुसलमान मुल्क ने कोई आज तक ऐसी, दीगर तो टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं, कोई ऐसी ऐप भी ईजाद नहीं की जो व्हाट्सएप का मुकाबला कर सके, जो फेसबुक का मुकाबला कर सके, जो इंस्टाग्राम का मुकाबला कर सके। हाँ, एक टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जो कि अमेरिका से बाहर एक और जो कि चाइना की जो है वो ऐप है, और वो उसका मुकाबला करती है, वो इस लेवल पे गई है कि उसकी जो पसंदीदगी है उनके लेवल पे आती है। बाकी इतने मुसलमान मुल्क जो हैं उनमें कोई मुल्क भी कोई ऐप तक नहीं बना सका। अच्छा, अब ये किसके कंट्रोल में है? ये जो व्हाट्सएप वगैरह हैं, तो ये सारे कंट्रोल में, अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तो इसराइल, अमेरिका कंट्रोल का मतलब इसराइल के कंट्रोल में है, तो फिर इनसे मालूमात लेना कोई उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो या तो ईरान को फिर व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा कि फ्यूचर में इस तरह के अगर हादसे से बचना है, क्योंकि अगर ये दुरुस्त करार पाता है कि व्हाट्सएप के जरिए ही लोकेशन हुई और उस पर मिसाइल का अटैक हो गया डायरेक्ट, तो फिर तो कोई भी सेफ नहीं है। तो ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी। दूसरी जो बुनियादी वजह हमारे मुसलमान मुल्कों के जवाल की है कि वो एक तो इन्होंने टेक्नोलॉजी पे तवज्जो नहीं दी, दूसरा इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, सबके अपने अपने मफादात हैं। हमास की इसराइल से जंग से पहले सऊदी अरब और दीगर कुछ ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे थे, आपको याद होगा, ठीक है। और वो ये तो जंग शुरू हो गई और हज़ारों लोग शहीद हो गए, तो अब वो सूरत हाल नहीं रही। अदरवाइज इनका आपस में इख्तलाफ है। दूसरा, ये अमेरिका की नाराज़गी मूल नहीं ले सकते, तो लिहाजा ये सारे अपने अपने मफादात देखते हैं। OIC का इजलास बुला लिया गया है, लेकिन उसमें क्या होना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता। OIC ने आज तक कोई काबिल अमल काम किया है? 70s में भी इसराइल के साथ जंग हुई थी अरबों की, और उसमें भी इनको शिकस्त हो गई थी सारे अरब मिलके। क्यों? कि वो टेक्नोलॉजी में से बाहर होता है और उसको सपोर्ट अमेरिका और दीगर ममालिक की होती है। हस्बुल्लाह है जो कि इनका थोड़ा सा मुकाबला इनका करने की पोजीशन में होता है। अच्छा, अब एक और सवाल, ये सवाल अहम है कि ये 2017 से कतर में रिहाइश पजीर थे इस्माइल हानिया साहब, तो वहां पर अगर ये ईरान में इनको अटैक किया जा सकता था तो वहां भी किया जा सकता था, तो वहां पर अटैक क्यों नहीं किया इसराइल ने, और ईरान में अटैक क्यों किया? इसकी जो है कुछ अहम वजूहात हैं। पहली बात तो ये थी कि इसराइल ने ईरान को एक्सपोज करना था, यानी इसराइल क्योंकि इसराइल की जो मुखालफत है ज़्यादा वो ईरान के साथ है, कतर के साथ वो मुखालफत नहीं है। कतर बल्कि साल से किरदार भी अदा कर रहा है। एक तो एक्सपोज करना था इसको दुनिया के सामने, या ये बताना था कि जी मैं आपके जो दिल है आपका तेहरान या दारुल हुकूमत है, मैं उसके अंदर आके, रेड जोन के अंदर आके, जो इलाका पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में है, मैं वहाँ भी अपने टारगेट को हिट कर सकता हूँ और मैं उसमें कामयाब हो सकता हूँ। तो एक तो ये। दूसरा, उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करना था, शर्मिंदा करना था कि ईरान अपने मेहमान की भी हिफाजत जो है वो नहीं कर सकता। तीसरा जो अहम टारगेट था उसका इस एक एक्ट के ज़रिए, वो हमास के दरमियान और ईरान के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना था। आज कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि ईरान ने जो है, ईरान मुलव्वस है उसकी शहादत में, और ताकि इस तरह की बात आए जहन में और वहम पैदा हो कि आखिर कैसे वो ईरान अपने ही मेहमान की हिफाजत नहीं कर सका, और जबकि ईरान को पता भी था कि ये मेहमान जो है, ये स्पेशल मेहमान है, ये इसराइल के टारगेट पे है। उस मेहमान पे पहले भी कुछ हमले हो चुके हैं, लेकिन उसमें वो बच गए थे इस्माइल हानिया साहब, और इसमें उनकी शहादत हो गई है। तो ये जो वो बुनियादी चीज़ें थी जो कि इस मामले में अहम थी, जो मैंने आप लोगों से आज डिस्कस की हैं। तो अभी कुछ दिन में बात मज़ीद खुल के सामने आ जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हम लोग जज्बाती कौम हैं। अब ईरान ने फिर ऐलान कर दिया कि जी मैं जो है इसराइल से बदला लिया जाएगा और खौफनाक बदला होगा और ये होगा वो होगा। लेकिन मुझे बताइए, ये पहला तो अटैक नहीं इसराइल ने किया,
इससे पहले ईरान का आर्मी जो चीफ था उसको शहीद किया था। उसके बाद इनका एटमी साइंसदान को शहीद किया, मारा उन्होंने, इसराइल ने। उसके अलावा इनका सफारत खाना था, उस पर अटैक किया था, उसमें कई लोग शहीद हो गए थे। फिर जो इनका सदर की डेथ हुई है त्यारे हादसे में, वो भी मशकूक है। उसके बारे में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भी इसराइल ने ही त्यारे को गिराया था, मगर ईरान इसलिए चुप होकर बैठ गया क्योंकि वहाँ उसके बाद ऑप्शन मौजूद थी कि ये त्यारा जो था ये फनी खराबी की वजह से गिर सका। लेकिन इस्माइल हानिया की दफ़ा उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है सिरे से। सीधी सी बात है, या इस्माइल हानिया को इसराइल ने मारा है या उसमें ईरानी लोग मुलव्वस हैं, दो ही बातें हो सकती है ना। तो इसराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अटैक करे। लेकिन वो अटैक क्या कर सकता है आप बताएं? पहले कोई अटैक उसने किया? हम लोग जज्बाती कौम है, ये दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है। अब वो ज़्यादा फौजों से मसले हल नहीं होते। आपकी फौज ज़्यादा है या आप कर लेंगे, या आप में जज्बा है ज़्यादा है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है जदीद तरीन, उसके बगैर आप कैसे कर सकते हैं? ईरान ने 300 मिसाइल मारे थे, इसराइल क्या हुआ? फिजा में तबाह कर दिए गए। तो हमें जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी नहीं लेते, हम जब तक इस तरफ ध्यान नहीं देते मुसलमान मुल्क, ये मसले हमारे साथ रहने हैं, ये मसले हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया।